जिग्नेश जी को आमंत्रित करता हूं, आइए संबोधित करिए। कहना चाहूंगा, जल उठी है समा बाती दिए में, जल उठी है समा बाती दिए में, अब क्या डरना तूफानों से। जिग्नेश जी मेवानी। मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय साथी, थोड़ी देर में गोविंद जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। यहाँ पर उपस्थित कीचड़ साहब, गोविंद राम मेघवाल जी, अनिल शर्मा जी, मनोज मेघवाल जी, रफीक मंडेलिया साहब, मंच पर सभी सम्माननीय साथी है, कांग्रेस पार्टी के, NSUI के, यूथ कांग्रेस के, किसान संगठन से, महिला कांग्रेस से, सेवा दल से, जो भी आज मंच पर उपस्थित है, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा करिएगा, लेकिन आप सभी हमारे लिए सम्माननीय है। मेरी बहनें, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, तमाम लोग जो दूर दूर से आए हैं, और हम सभी लोग जिनको भारी मतों से चुनाव जिताने के लिए आए हैं, ऐसे हम सभी के आदरणीय और जो रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं, ऐसे नरेंद्र बुढ़ानिया साहब, आप तमाम लोगों को मैं जय भीम, ओम इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। गुजरात में एक नरेंद्र मोदी है और राजस्थान में नरेंद्र बुढ़ानिया है। नरेंद्र बुढ़ानिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुजरात से हूं, लेकिन मैं चोर लोगों को पसंद नहीं करता हूं और इसीलिए इस नरेंद्र के साथ हूं। आज राजस्थान में किसी से भी बात हो, पिछले 30 सालों में यह पहला ऐसा चुनाव हो रहा है, पहली बार पिछले 30 सालों में जहां बात योजनाओं पर हो रही है। अब राजस्थान के चुनाव के जितने भी न्यूज चैनल के डिबेट हैं, जितने भी अखबार हैं, जितने भी जनसभाएं हैं, उन सबका निचोड़ निकालो तो दो शब्द कॉमन तौर पे निकल कर आते हैं। एक है अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने काम किया है, और दूसरी बात योजना यहां पर लागू हुई है। आने वाले दिनों में मोदी जी आएंगे, सवाल ही नहीं बनता कि वो झूठ न बोले, वो उनकी फितरत है। राजस्थान में आएंगे, महिलाओं के बीच में झूठ बोलेंगे, किसानों के बीच में झूठ बोलेंगे और युवा साथियों के बीच में झूठ बोले थे। एक बार हमारे गुजरात में, मेरा विधानसभा क्षेत्र वडगाम बनासकांठा जिले में है, तो वहां मोदी जी आए और क्या भाषण किया, भाइयों बहनों तुम हैंडपंप चलाओ, हैंडपंप से खनिज तेल निकलेगा। तो आप तमाम लोगों को इस फर्जी झूठे लोगों की चाल को समझना होगा। राजस्थान के अंदर ये जो योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की है, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि राजेंद्र साहब, आपको जो लोग वोट करने वाले हैं, उनके परिवार का भी 25 लाख तक का इलाज कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत साहब के कारण हुआ है। अशोक गहलोत 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना, महंगाई राहत कैंप, इंदिरा रसोई, मनरेगा की योजना को इतना जबरदस्त लागू करना कि 1 करोड़ लोगों ने उसका लाभ लिया है। 1 करोड़, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हमारे गुजरात में, गुजरात के विकास के सारे वादों के दावों के बावजूद यह आंकड़ा कभी 30-40 लाख को क्रॉस नहीं करता, जिस गुजरात को वाइब्रेंट नंबर 1 कहते हैं। और राजस्थान में जहां की इतनी भयंकर बेरोजगारी पूरे मुल्क में है, उस परिस्थिति में राजस्थान के अंदर एक
करोड़ लोगों को मनरेगा योजना का लाभ मिला है। 1 करोड़ लोगों को विविध पेंशन योजनाओं का लाभ मिला है और करीब करीब 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका बिजली का बिल माफ हुआ है। यह राजस्थान की सरकार का काम है। जुमलों पर ताली बजाना वो एक बात है और सच्चे काम पर ताली बजाना वो दूसरी बात है। और इसीलिए अब तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो टीम खड़ी है उनके लिए, गोविंद डोटासरा जी के लिए और पूरी राजस्थान कांग्रेस और अशोक गहलोत साहब के लिए इतनी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए कि पूरे भारत में संदेश जाए कि योजना कहीं लागू होती है तो राजस्थान की धरती पर लागू होती है। राजस्थान वीरों की भूमि है, त्याग और तपस्या की धरती है, शहादत और बलिदान की धरती है। तो सचमुच यदि आरएसएस और भाजपा की सरकार इस राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की परंपरा को दिल से यदि प्यार करती होती तो अपने शासनकाल के दौरान ये योजनाओं लागू की होती, लेकिन कभी ये योजनाएं लागू नहीं की। लेकिन आपके बीच में एक ऐसा नेता है, नरेंद्र बुडानिया साहब ने, मैं यहां आ रहा था, किसी से मैंने फीडबैक लिया कि इनके लिए मैं जनसभा करने जा रहा हूं, क्या है उनका ठोस काम। तो सारे लोगों के मुंह से एक बात निकल कर आती थी कि जो लोग नरेंद्र बुडानिया साहब को इतने सालों से वोट दे रहे वो और वो तमाम लोग जो उनके खिलाफ है, वो उन दोनों का काम नरेंद्र बुडानिया साहब ने किया है। और वो इस कदर किया है कि 120 किलोमीटर लंबी कैनाल के कारण करीब करीब 90,000 से लेकर 1 लाख किसानों का भला हुआ है। 30-35 हजार हेक्टर जमीन को सिंचाई मिली है। और दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है जिनको चुरू छोड़कर भागना पड़ा। एक तरफ वो नरेंद्र बुडानिया साहब है जिनके कार्यकाल के दौरान ये 90,000 से लेकर 1 लाख किसानों को इतनी जबरदस्त पीने के पानी की सुविधाएं मिली और सिंचाई का लाभ मिला। और दूसरी तरफ वो भगोड़ा है जो अपने चूरू के अंदर लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं करवा पाया। कैनाल बनाने की बात तो छोड़ो, ये जब कैनाल बन रही थी हमें पता है, तब कैनाल के खिलाफ ये खड़े हुए थे। इस बात को आपको याद रखना होगा। ये चुनाव सामंती सोच और संवैधानिक सोच के बीच का चुनाव है। ये चुनाव जो दलित, आदिवासी, गरीबों के पक्ष में खड़े हैं, ऐसे नरेंद्र बुडानिया, और जो दलित विरोधी है, ये उनके बीच का चुनाव है। ये चुनाव कैनाल को लाने वाले के लिए और सामने कैनाल को काटने वाले के बीच का चुनाव है। ये चुनाव जो कर्मचारियों को डराता है, धमकाता है, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जो पुरानी पेंशन योजना लागू करके राजस्थान के लाखों लाख कर्मचारियों के साथ खड़ी है, इसके बीच का ये चुनाव है। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में राजस्थान की सरकार ने इतनी योजनाएं लागू की हो, इंदिरा रसोई हो, मनरेगा हो, बिजली देना, सड़क देना, पानी देना, राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का फंडामेंटल राइट बनाना, ये हमारा अधिकार है। आज राजस्थान के अंदर जो लोग ओला के कर्मचारी है, उबेर के हैं, ऐसे गीग वर्कर कम से कम 5 लाख लोगों के लिए इन्होंने कानून बनाया है। राजस्थान के अंदर मिनिमम इनकम गारंटी का एक्ट बना है। राजस्थान के अंदर आदिवासी और दलित सब प्लान के पैसे किसी दूसरे कामों में खर्च न हो, उसको सुनिश्चित करने वाला आदिवासी और दलितों के लिए कानून बना है। ये तमाम कानून ये कल्याणकारी कानून है। तो भाजपा जिनकी नीति, आरएसएस की जो सोच है कि समाज को हिंदू और मुसलमान में विभाजित करो, भाई भाई को लड़ाओ, वो जन विभाजन की राजनीति करते हैं। और अशोक गहलोत
गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, ये मंच पर के सभी साथी, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के केंद्र में है जन कल्याण। आज साथियों, आपके बीच में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये मामला केवल नरेंद्र भाई को, बुढ़ानिया साहब को जिताने का नहीं। यदि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार इतनी योजनाएं, इतने कानून के बावजूद नहीं बनती, तो पूरे भारत में ऐसा मैसेज जाएगा कि जाति और धर्म की राजनीति करो, योजनाओं से वोट नहीं मिलते। ये मैसेज नहीं जाए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। पहली लाइन से लेकर आखिरी पंक्ति तक जो लोग सुन रहे, अब तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, आपका कर्तव्य है, इतनी योजनाएं, इतने कानून, इतना काम, इन सब के बावजूद राजस्थान में हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और यदि नहीं बनती तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के लोग, मोदी जैसे लोग यही चाहते हैं कि विकास की केवल बात हो, बात मंदिर मस्जिद की हो। आरएसएस और मोदी यही चाहते हैं कि चुनाव के दौरान चिरंजीवी योजना की बात न हो, इंदिरा रसोई की बात न हो, मनरेगा की बात न हो, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती हुई कि नहीं हुई उसकी बात न हो। चाहते कि भारत पाकिस्तान की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो। मैं आज कहना चाहता हूं, जो कबीर साहब ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। ये ऐसे हमारे बीच में प्रत्याशी है नरेंद्र बुढ़ानिया जी, जिनका 40 साल का सार्वजनिक जीवन यह कहता है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए उनका भी काम किया है। इनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। आज साथियों, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये ईडी वालों को सवाल पूछना चाहता हूं, कोविड के दौरान भारत की जनता ने अपनी कमाई का एक एक पैसा जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था पीएम केयर फंड में। क्या नाम था उसका? पीएम केयर फंड। उसमें करोड़ों अरबों रुपए जमा हुए, उसका हिसाब आरटीआई लगाने के बावजूद भी उसका हिसाब नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा उसका जवाब? देश का प्रधानमंत्री। आप कहिए, ईडी का छापा वहां लगना चाहिए कि नहीं? यदि प्रधानमंत्री पीएम केयर के पैसों का हिसाब नहीं दे रहा है और वहां सीबीआई की कोई जांच नहीं हो रही है, वहां इनकम टैक्स की जांच नहीं हो रही है, वहां ईडी की कोई जांच नहीं हो रही, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत, उनके वहां ईडी का छापा कर दिया, गोविंद डोटासरा, उनके परिवार के ऊपर ईडी का छापा कर दिया। अरे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी के शासनकाल के दौरान इतनी चीट फंड की कंपनियों ने, कितनी 350 चीट फंड की कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ निवेशकों का, याद रखिएगा, मोदी जी के शासनकाल के दौरान 350 चीट फंड की कंपनियों ने 18 करोड़ निवेशकों का कम से कम 150 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। वहां न सीबीआई जाती है, न इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, न ईडी जाती है। तो सवाल पूछना चाहते हैं कि ईडी ये किसके इशारों पर काम कर रही है? साथियों, 18 करोड़ ये बहुत बड़ी तादाद होती है। ये 18 करोड़ परिवार का मामला है। 18 करोड़ और एक परिवार के 4 और 5 सदस्य हम लोग गिरे तो उसका हिसाब होगा 70 से 80 करोड़। मतलब के भारत में हर तीसरे आदमी को इन चीट फंड की कंपनियों ने लूटा है। यहां पर राजस्थान में पीएससीएल ने लूटा है, शारदा चिट फंड का घोटाला हुआ, सहारा चिट फंड का घोटाला हुआ, रोजमेरी का हुआ। इन तमाम कंपनियों ने भारत की जनता को लूटकर ये 150 लाख करोड़ बनाए, उसकी कभी कोई जांच नहीं हो रही। और ये चोर जब चुनाव आएगा तो आपके बीच में जय श्री राम का नारा लेकर आएंगे। इनको सवाल पूछना है कि आप किस हिंदू की बात करते हैं?
ये 150 लाख करोड़ जिनका लूटा गया वो भी हिंदू है, उनकी तो कभी मोदी जी आपने चिंता नहीं की। ये दलितों की आप जो पिटाई करते हैं आरएसएस के संगी लोग, तब तो मोदी साहब कहीं नहीं बोलते। अरे दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जलाया गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। हे दलित साथियों, संकल्प कर लो, आप तमाम लोग मुट्ठी तान कर इंकलाब के लिए तैयार हो जाओ। जय भीम का नारा ऐसा बुलंद करो कि इस पूरी धरती में से भाजपा को एक वोट नहीं मिलना चाहिए, इन मनुवादियों को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला नाम के युवा साथी को सुसाइड करने के लिए इसी आरएसएस और भाजपा ने मजबूर किया। गुजरात के ऊना में 4 दलित साथियों को, युवाओं को गाड़ी के साथ बांधकर मारा गया। दिल्ली में रविदास का मंदिर तोड़ा, दलितों की सुरक्षा के लिए बने कानून को खत्म करने की कोशिश की, और हाल ही में प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति ने स्टेटमेंट किया कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पुराना हो चुका है, उसको बदलना चाहिए। साथियों समझ लो, जब आरएसएस और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पुराना हो गया, उसे बदलना चाहिए, तब आरएसएस और भाजपा का एक ही मतलब है कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भारत की संविधान सभा में जब संविधान स्वीकार हुआ, उसके 4 दिन के बाद आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजर में छपा है। क्या छपा है? कि हमें डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए। जिस मनुस्मृति में लिखा है कि दलितों को, शूद्रों को, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना चाहिए, वो मनुस्मृति चाहिए। हे दलित समाज के युवा साथियों, आप लोग तैयार हो जाओ। ये चुनाव पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज जाना चाहिए, एक भी दलित का वोट भाजपा के पास नहीं जाना चाहिए, और एक भी दलित समाज का व्यक्ति यदि इंडिपेंडेंट खड़ा है तो उसको हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर उसको समझाओ कि ये वक्त प्रयोग करने का नहीं है, ये वक्त नरेंद्र बुढ़ानिया को जिताने का वक्त है, ये वक्त मनुवाद को खत्म करने का वक्त है, ये वक्त नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा को जवाब देने का वक्त है, और ये वक्त है भारत के संविधान को बचाने का। साथियों, सही वक्त पर इस साथी ने एक बात याद कराई है। यहां पर हमारे बीच में हमारे जो प्रत्याशी नरेंद्र भाई है, इतने 40-45 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर एक दाग नहीं, और सामने जो कैंडिडेट खड़ा है उसके बदन पर दाग ही दाग है। और ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जिसके खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर हुआ था कि नहीं हुआ? न केवल इतना, दारा सिंह नाम के हमारे साथी के फर्जी एनकाउंटर का भी इल्जाम लगा है। हे मेरे साथियों, ये मामला आप गलत समझ रहे हैं। ये जाट समाज का नहीं, ये गुर्जर समाज का नहीं, ये दलितों का नहीं, ये इंसानियत का मामला है। ये इंसानियत का मामला है। किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति को फर्जी एनकाउंटर में मार देना, ये हमारे संस्कार नहीं हो सकते। भारत का संविधान ये नहीं सिखाता है। और आपको तो उनके लिए वोट करने के लिए खड़ा होना है, आपको उनका प्रचार करना है जिनके दादा स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, स्वतंत्रता के सेनानी थे। उन दिनों में जहां बारडोली का सत्याग्रह गुजरात में होता था, तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में उनके दादा भी किसानों के लिए खड़े होते थे। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं उनके प्रचार में आया हूं। आज साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को बताने की कोशिश की जा रही है। मैं अब तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि महिलाओं के मामले में आरएसएस और भाजपा के क्या ख्याल है, यह समझना बेहद जरूरी है। कल मैं लक्ष्मणगढ़ में था, और लक्ष्मणगढ़ की जनसभा में से मैंने बताया था, अब तमाम बहनें माताओं को बताना चाहता हूं, युवा साथियों को बताना चाहता हूं,
आरएसएस की एक संस्था है, समझिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। वो तरह तरह की किताबों का प्रकाशन करती है और उनकी एक किताब है कि गृहस्थ जीवन में कैसे जिए। गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, इस किताब के अंदर आरएसएस के मनुवादी लेखक ने क्या लिखा है महिलाओं के बारे में, ये हमको जो ज्ञान देते हैं महिलाओं के बारे में उनको बताना चाहता हूं। उस किताब में ऐसा लिखा है कि विवाहित महिला के ऊपर बलात्कार हो, सुन रहे हैं ना, पीछे से आवाज आनी चाहिए, आप तमाम लोगों तक आवाज आ रही है, आखिरी पंक्ति तक। ये आरएसएस और भाजपा के लोगों ने महिलाओं के बारे में गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, उस किताब के अंदर ऐसा लिखा है कि विवाहित महिला के ऊपर यदि बलात्कार होता है तो उस विवाहित महिला को और उसके पति को दोनों को चुप रहना चाहिए। आप सोचिए, ये उनके संस्कार है, ये आरएसएस की किताब में छपा है। ये कारण है कि मैं कभी कभी सोचता हूं ये लोग मणिपुर पर खामोश क्यों है। मणिपुर पर खामोश है। एथलीट, हमारी जो एथलीट बहनें दिल्ली में संघर्ष कर रही थी और उनके खिलाफ लगातार पूरे भारत से जन समर्थन खड़ा हो रहा था, इन सबके बावजूद मोदी जी के मुंह में दही जमा था। हम लोग सोच रहे थे कि महिलाएं जब बलात्कार की फरियाद कर रही हो, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है, मणिपुर के मुद्दे पर खामोश है। आप हैरान हो जाओगे जब उनके संस्कार ही ऐसे हो कि महिलाओं को बलात्कार के मुद्दे पर खामोश रहना चाहे। ये जो लिखते हैं वो कहां से महिलाओं के बीच में आके खड़े रहेंगे। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो नाम की मुस्लिम समाज की बेटी, वो किसी के लिए मुसलमान हो सकती है, मेरे लिए वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मेरे लिए वो बॉबी भी है, बबीता भी है, बिल्किस भी है, वो सब कुछ है। वो बेटी जब प्रेग्नेंट थी, पेट से थी, गर्भवती थी, उस गर्भवती गुजरात की बेटी के ऊपर 11 लोगों ने बलात्कार किया। एक तो महिला, सुनिएगा, उसमें भी प्रेग्नेंट, उस गर्भवती महिला के ऊपर 11 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी आंखों के सामने दीवार पर पटक कर उसके 3 साल के मासूम बच्चे को मार दिया। दूसरे उसके परिवार के 12 लोगों की हत्या की। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तब गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया कि इनको आजीवन कारावास, आखिरी सांस ले तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। क्या हुआ? आरएसएस की मनुवादी भाजपा की सरकार ने इन तमाम आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया और जेल से रिहा करने के बाद उनके लिए दरी बिछाई, उनका स्वागत किया, सम्मान किया, माला पहनाई, ढोल नगाड़े बजाए और लड्डू और मिठाई खिलाई। ये जिनके संस्कार हो, ये हम लोगों को महिला विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, गर्भवती महिला के ऊपर बलात्कार करके उसकी आंखों के सामने 12 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये तो गुजरात नहीं, पूरे भारत नहीं, ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना के आरोपियों को मोदी की सरकार ने, गुजरात की भाजपा सरकार ने जेल से रिहा किया, सम्मान करके उनको लड्डू खिलाए हैं। अब आप सोचिए, मंच ऊपर के साथी और ऑडियंस में बैठे हुए तमाम लोग, मेरी बहनें और माताएं, सोचिए, यदि राजस्थान में इन आरएसएस और भाजपा वालों की सरकार बनी, क्या गारंटी है कि बलात्कार, मां बहनों की आबरू लूटने वाले बलात्कारियों के लोग छोड़ेंगे नहीं? क्या गारंटी? आप ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं? आप ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं? ये लोग, इनके बारे में उन्हीं के आरएसएस और भाजपा के सत्यपाल मलिक जी जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि पुलवामा के लिए ये मोदी की सरकार जिम्मेवार है। ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं ना, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, हिंदू हित की बात करते हैं। इनके चरित्र को पहचानो,
मामला केवल नरेंद्र जी को जिताने का नहीं, आपके भविष्य का है, आपके वर्तमान का है, आपके आने वाली पीढ़ियों का है। इनके चरित्र को पहचानो। सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि ये इतने खतरनाक लोग हैं आरएसएस और भाजपा वाले कि 2024 के चुनाव के पहले भाजपा के ही किसी बड़े नेता को मरवा देंगे। आप सोचिए, कौन कह रहा है? सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, उनका यह कहना है कि लगातार 4 महीने तक हमारे आर्मी के जवान पुलवामा में कंप्लेन करते रहे कि प्लीज हम बर्फ में फंसे हुए हैं, सड़क के मार्ग से नहीं जा सकते, हमको वहां से निकालो, वहां आतंकवादी हमला होने का चांस है, वहां आतंकवादी हमला होने की आशंका है। और महीनों तक ये एप्लीकेशन पेंडिंग रहा हमारे गृह विभाग में। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। गृह मंत्रालय में यह मामला 4 महीने तक पेंडिंग रहा। एक नहीं, गुप्तचर विभाग ने 11 बार इनपुट दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 11 बार इनपुट दिया कि इस सड़क मार्ग से यदि जवानों को लेके गए तो वहां कोई आतंकी हमला हो सकता है। बावजूद उसके जो खुद के लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हैं। मोदी जी का एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का है, दूसरा हवाई जहाज भी 8,000 करोड़ का है, खुद के लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज। लेकिन हमारे वो जवान जो गिड़गिड़ाते रहे 4 महीनों तक कि प्लीज हमें यहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए, ट्रांसफर करिए, उनको नहीं किया और नतीजा ये आया 40 जवानों की मौत हो गई। ये है उनका राष्ट्रवाद, ये है उनकी राष्ट्रभक्ति। इनको पहचानिए। हम गुजरात के लोग तो समझते थे कि गुजरात की जनता को तो छला है, देश की जनता अब समझ जाएगी। मुझे लग रहा है ये 5 राज्यों के जो नतीजे आने वाले हैं ना, और इंडिया का जो अलायंस बना है ना, 24 के चुनाव का रंग कुछ अलग होने वाला है, लिख के रखिए। और हर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी, मध्य प्रदेश में भी बनेगी, तेलंगाना में भी बनेगी, राजस्थान में भी बनेगी। और राजस्थान में हमारी जब सरकार बनेगी तो बहनों, आपके परिवार की जो महिला मुखिया रहेगी उसको हर साल राजस्थान की सरकार 10,000 रुपया आपके खाते में डालेगी। क्या गारंटी? मोदी जी भी कहते थे कि खाते में 15,000 डालेंगे, 1 पैसा नहीं आया। मोदी जी भी कहते थे कि विदेशों से काला धन लाएंगे, 1 फूटी कौड़ी नहीं आई। मैं मोदी जी के गुजरात से आता हूं और उनका वतन और मेरे विधानसभा का क्षेत्र केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूं। आपकी जेब में पड़ा हुआ 1-1 पैसा चूस लेंगे और वो तमाम पैसा अडानी और अंबानी की जेब में डालेंगे। इनको न किसानों से कुछ लेना है, न मजदूरों से कुछ लेना देना है, न महिलाओं से लेना देना है, न युवा साथियों से लेना देना है। ये केवल उद्योगपति, पूंजीपतियों के दलाल और चापलूस है। ये अडानी की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस सरकार ने आपको 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना दी, उसी सरकार की गारंटी है कि आप तमाम बहनों को, माताओं को हर साल 10,000 मिलेगा। आपकी बेटी फराटेदार अंग्रेजी बोलेगी। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने संकल्प किया है पूरे राजस्थान का 1-1 बेटा और 1-1 बेटी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ेगा। आपसे 2 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खुद गोबर खरीदेगी। यदि कोई आपदा आई तो 15 लाख तक का सरकार का बीमा होगा। और जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और न केवल लाभ मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार कानून लेकर आएगी। यह सरकार की गारंटी है। तो साथियों, एक तरफ झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, कायरता है, महिला विरोधी है, और दूसरी तरफ वो है जहां ईमानदारी है, जहां 50 साल का इतिहास है संघर्ष का, जहां 50 साल का इतिहास है विकास का। इनको छोड़कर मैं तो पूरे क्षत्रिय समाज को भी अपील करता हूं, इस तरफ आ जाइए, नहर का पानी आपको भी मिलेगा।
मैं तो उनको भी अपील करता हूं, दलित समाज के साथियों को अपील करता हूं, एक भी आपका वोट किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में गया मतलब कि आप संविधान बचाने की लड़ाई का हिस्सा नहीं। यदि भारत के संविधान को बचाना है, यदि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, तो हर कीमत पर आरएसएस और भाजपा को हराना है। इस बात का आप संकल्प कर लीजिए। आपके इस बेटे को, हे राजस्थान के दलित समाज के बहनों, माताओं, भाइयों, याद रखिए, आपके इस बेटे को मेरे विधानसभा क्षेत्र से उठाकर 2500 किलोमीटर दूर आसाम की जेल में इसी मोदी की सरकार ने डाला था। थोड़ा हिसाब किताब आप भी करिए। यदि चिरंजीवी योजना लेकर अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान के मरीजों का इलाज कर सकती है, तो चुनाव में आपका भी कर्तव्य बनता है मेरे साथियों, राजेंद्र भाई का भी थोड़ा इलाज करिए, आरएसएस और भाजपा का भी इलाज करिए। और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं। मदारी ने बहुत खेल कर दिया। गुजरात से जो मदारी हमने भेजा था, उसने, उस बहुरूपियों ने बहुत खेल कर दिया। अब लोग उसके झांसे में आने वाले नहीं। सबको पता चल गया, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये वचन दिया था। आज 9 साल हो गए। 18 करोड़ को रोजगार देना था, कहां है रोजगार? 18 करोड़ को रोजगार देने की बात तो छोड़ो, जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के कारण जिनके पास था, ऐसे 6 करोड़ का रोजगार छीन गया। रोजगार आपको कांग्रेस की सरकार देगी, रोजगार आपको राहुल गांधी का विजन देगा। और आखिर में यह बात कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत की सरकार ने, राजस्थान की हमारी गहलोत साहब की सरकार ने एक नेता की तरह काम नहीं किया, एक पॉलिटिशियन की तरह काम नहीं किया। परिवार का कोई मुखिया कैसे काम करता है, ऐसे काम किया है। हमारी सरकार ने देखा कि मोदी जी इतना उत्पीड़न कर रहे हैं कि लोग तेल नहीं खरीद पा रहे, दूध नहीं खरीद पा रहे, सब्जियां नहीं खरीद पा रहे, बच्चों की दवाई नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। तो राजस्थान की सरकार ने सोचा कि क्यों ना महंगाई राहत कैंप लगाए और आपको राहत देने की काम की। ये क्यों दिया राहत? क्योंकि अशोक गहलोत साहब और ये सरकार पिता तुल्य है। पिताजी किस प्रकार से, परिवार का मुखिया किस प्रकार से सोचता है, उस प्रकार से सोचा। उन्होंने लगा कि दलित और आदिवासी कमजोर तबके के लोग हैं, तो उनको आर्थिक सहाय करो। बच्चियां पढ़ नहीं पाती तो उनके लिए आर्थिक सहायता करो, उनको स्कूटी दो। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने एक परिवार की तरह आपके बीच में बर्ताव किया है। अब आपका यह जिम्मेवारी बनता है कि भारी के भारे मतों से न केवल नरेंद्र बुडानिया साहब को जिताए, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी को जिताए, और आप जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप तमाम लोगों ने सुना, उसके लिए शुक्रिया अदा। मैं आप तमाम लोगों को कहूंगा, मेरे साथ एक नारा लगाइएगा। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है 2 हाथ खड़े करके जीतेंगे। जीतेंगे ना? जीतेंगे। और ये आरएसएस और भाजपा और मोदी का तो तंबू उखाड़ के फेंकेंगे। सस्ती गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज मुहैया करवाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उन्हें रेवड़ियां बताते हैं, जबकि हम अपनी गारंटियों से जनता को राहत पहुंचाते हैं। उन्होंने धन्ना सेठों को अरबों का, करोड़ों का मेवा खिलाया है और कांग्रेस ने राहत की गारंटी पहुंचाई है। तो आज जब ये आखिरी पत्रकार वार्ता है, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तो मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा कि मोदी जी के मेवे और कांग्रेस की राहत की गारंटियों का सच क्या है। मेवा बनाम रेवड़ी की लड़ाई है। मोदी सरकार ने 9 सालों में धन्ना सेठों को खूब मेवा खिलाया। कॉरपोरेट टैक्स में छूट देकर भाजपा और मोदी सरकार ने 1,82,000 करोड़ का मुनाफा बड़े बड़े धन्ना सेठों को पहुंचाया। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटालेबाजों को, वो नीरव मोदी हो, वो ललित मोदी हो, वो विजय माल्या हो, वो मेहुल चौकसे हो, उनको विदेश तक पहुंचाया। और धन्ना सेठों के
15 लाख करोड़ रुपए बैंकों के राइट ऑफ कर दिए, यानी बट्टे खाते में डाल दिए, और एनसीएलटी का कानून बनाकर कुल लोन का 90% माफ करके अरबों खरबों का फायदा धन्ना सेठों को पहुंचाया। यह है भाजपा का मेवा। और जब हम राहत की गारंटियां देते हैं तो वो उन्हें रेवड़ी बताते हैं। आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं। हमने 66 दिन में 3000 महंगाई राहत कैंप लगाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस देश की इकलौती सरकार है जिसने इस बात की पहचान की कि मोदी निर्मित, भाजपा निर्मित महंगाई से राहत की जरूरत है। और हमने 66 दिन में मई, जून और जुलाई में 3000 राहत कैंप लगाए और 1,80,00,000 परिवारों को कांग्रेस के गारंटी कार्ड पहुंचाए। और फिर अगस्त और सितंबर में भिन्न भिन्न योजनाओं के 25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राजस्थान के लोगों के खाते में पहुंचाए। ये कांग्रेस है। और अब फिर जो हम 7 गारंटियां लेकर आए हैं, पिछले 27 दिन में 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने उन 7 गारंटियों के लिए रजिस्टर किया है। यह कांग्रेस पर लोगों का विश्वास और भरोसा है। मोदी सरकार जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का, जो कांग्रेस के समय में था, वो 1150 रुपए में बेच रही थी, तो देश की इकलौती राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी जिसने ये फैसला किया कि 1 अप्रैल 2023 से समूचे राजस्थान के अंदर हम इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और इस योजना से अब तक राजस्थान के 69 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर हम दे पाए। ये डेटा शायद अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 69 लाख परिवारों ने 500 रुपए का गैस सिलेंडर राजस्थान में लिया और इससे 293 करोड़ 60 लाख रुपए का फायदा, या लगभग 300 करोड़ का फायदा राजस्थान के उन 69 लाख परिवारों को मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट की बिजली मुफ्त कर दी और 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, विद्युत कर और नगरीय उपकर को माफ कर दिया। 1,19,00,000 परिवार जो बिजली के उपभोक्ता हैं, उनमें से 1 करोड़ से अधिक लोग, कुल बिजली उपभोक्ता राजस्थान में 1,19,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर, 1 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ उनमें से। और किसानों को 2 यूनिट बिजली प्रति माह तक उपभोग करने पर बिजली निःशुल्क दी गई। इस योजना में भी 11 लाख किसान परिवारों को उसका लाभ मिला। और अब राहुल जी, खड़गे साहब, उनकी मंशा के अनुरूप एक ऐतिहासिक निर्णय और हमने लिया है कि राजस्थान में उज्ज्वला उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जो जुड़े हैं, ऐसे 1,06,000 परिवार हैं। इन 1,06,000 परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये कांग्रेस है। एक और पहलू, राजस्थान को निरोगी बनाएंगे और 50 लाख तक का इलाज करवाएंगे। पूरे देश में एक राज्य ऐसा है, राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार ने राइट टू हेल्थ लागू किया। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक का पहले बीमा किया। 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। और इस योजना के अंतर्गत अस्पताल एडमिशन के 5 दिन और उसके बाद 15 दिन तक जो भी खर्चा होता है, उस खर्चे का रिफंड किया जाता है, उसका
जो व्यय है वो बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। और इस योजना में जितने परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना में हैं, 2011 के पात्र परिवार हैं, लघु एवं सीमांत कृषक हैं और कोविड-19 की जो अनुग्रह राशि पात्र करने वाले परिवार हैं वो सब शामिल हैं। इसका फायदा कितने लोगों को हुआ? इसका फायदा अब तक 33,20,000 लोगों को हुआ और उनको 3,820 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज हम दे चुके। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास है और ये हमने करके दिखाया है। 3,820 करोड़ का मुफ्त इलाज 33,20,000 मरीजों को हम दे चुके इस योजना में। और अब हमने इसलिए फैसला किया है कि ये हम 50 लाख रुपया तक करेंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। और चिरंजीवी योजना में इसका लाभ मिलेगा अब 1,40,00,000 परिवारों को, यानी लगभग पूरे राजस्थान के 90 से 95% परिवार इसमें कवर हो जाएंगे। तीसरा, महिलाओं को हम अधिकार संपन्न बनाएंगे और घर की मुखिया गृह लक्ष्मी को हर साल 10,000 रुपए का आर्थिक संबल पहुंचाएंगे। ये हमने, क्योंकि मैं प्रभारी महासचिव हूं कर्नाटका का, हमने करके दिखाया है। पूरे हिंदुस्तान में जब कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कहा, पिछले कर्नाटक के चुनाव में जो 6 महीने पहले पूरा हुआ, कि हम हर महिला जो घर की मुखिया महिला है उसके खाते में 2,000 रुपया देंगे, तो मोदी जी ने मजाक उड़ाया। भाजपा ने कहा यह हो नहीं सकता, यह असंभव है। मुझे ये खुशी है कि कर्नाटक के लोगों ने हमें 138 विधायक बनाकर दिए और आज मैं ये कह सकता हूं प्रभारी महासचिव के तौर पर, पिछले महीने यानी 30 अक्टूबर को हमने ये स्कीम लागू कर दी थी और अब लगभग 2 महीने से हमारी 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में कर्नाटक में 2,000 रुपया हर महीने जा रहा है। 36,000 करोड़ रुपया सालाना कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वहां की महिलाओं को दे रही है। वही स्कीम गृह लक्ष्मी की हम यहां लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस ने इसे कामयाबी से करके दिखाया है कर्नाटक में। अब हम इसको लागू करके दिखाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए का आर्थिक संबल पहुंचाएंगे, आर्थिक पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे, ताकि वो उस पैसे से हमारी बहनें जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, उनके घर खर्च में कांग्रेस का एक योगदान हो। हमने प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी पहुंचाया है और इसका वितरण हमने शुरू कर दिया था। तो ये होगा आर्थिक संबल महिलाओं के लिए। शासकीय कर्मचारियों की मैं बात करूं तो शासकीय कर्मचारियों को नहीं कोई टेंशन, क्योंकि कांग्रेस लागू करेगी पुरानी पेंशन। राजस्थान पहला प्रांत बन गया छत्तीसगढ़ और हिमाचल के साथ, जहां तीनों कांग्रेस शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेकर आए और कांग्रेस पार्टी ने 5,50,000 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया। इसे हम अब कानून का अमली जामा पहनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई सरकार इसको अब रिजेक्ट ना कर पाए। और आधुनिकता की बात उच्च शिक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा है, गारंटी दी है कि राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट हम देंगे। राजस्थान में शासकीय महाविद्यालयों में बीए, बीकॉम, बीएससी इन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में 1,91,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, नर्सिंग उनमें 2.5 से 3 लाख हैं। तो इन लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चों को अब हम लैपटॉप और टैबलेट्स फ्री देंगे और आपदा में साथ देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है, भाजपा ने आवारा पशुओं की समस्या पूरे देश में लागू की। छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया, कांग्रेस की सरकार ने। वहां हम 2 रुपया में गोबर खरीदते हैं, तो
ताकि हमारा पशुधन जो है, मैं खुद किसान हूं, पशुधन किसान के लिए समस्या ना बने। जब वो दुधारू पशु नहीं रहता, पशुधन आय का साधन बन जाए, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस की सरकार खरीदती है, अब राजस्थान में भी ये गारंटी है कि उसी प्रकार से हम खरीद कर दिखाएंगे। और किसानों का हमने किया था कर्ज माफ, अब 2 लाख रुपए और देंगे ब्याज के, बगैर ब्याज के। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 20,70,000 किसानों का 15,427 करोड़ रुपया माफ किया। अब हमने निर्णय किया है कि 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण हम किसान को, गरीब को फिर देंगे। जातिगत जनगणना भी कराएंगे, वंचित वर्ग को न्याय दिलवाएंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाजपा की हार में ही महंगाई पर जीत है, भाजपा की हार में ही बेरोजगारी पर जीत है, भाजपा की हार में ही नफरत पर जीत है। कांग्रेस है तो गौरव है राजस्थान का, कांग्रेस है तो गारंटी है तरक्की की, और कांग्रेस है तो गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी का साथ है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। I'll come to you after. जी मैम। माननीय अमित शाह की हर बात का मैंने 3 शब्दों में जवाब दिया। अमित शाह जी, भाजपा की हार सामने देख और कांग्रेस पर राजस्थान में भरोसा देख, अब निराशा, नकारात्मकता और नफरत के शिकार हैं। ये उनकी मानसिक प्रवृत्ति बन गई है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसलिए माननीय अमित शाह जी, आपकी गालियां, आपकी निराशा, आपकी नकारात्मकता, आपकी नफरत आपको मुबारक। कांग्रेस राजस्थान के गौरव, गारंटी, गरीब, युवा, दलित, पिछड़ा, उसका एजेंडा लेकर चलिए और हम वही चलेंगे। आदरणीय मित्र, 2 सवाल आपने पूछे। वैसे तो राजस्थान हरियाणा के आदमी से 2 सवाल नहीं पूछने चाहिए इकट्ठे, मेरी पुरानी आपको प्रार्थना रही है, क्योंकि हम साधारण लोग हैं, भूल जाते हैं। पर फिर भी निर्वाचन आयोग, कांग्रेस की गारंटियां तो यहां लागू हो चुकी हैं, और कांग्रेस की गारंटियां कर्नाटक में लागू हो चुकी, कांग्रेस की गारंटियां मध्य प्रदेश में लागू होंगी, कांग्रेस की गारंटियां छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी। तो इसलिए जो निर्वाचन आयोग ने किसी गारंटी पर ना रोक लगाई, ना हम रोक लगाने देंगे। ये लोगों के भरोसे की गारंटियां हैं और कांग्रेस ने इनका क्रियान्वयन करके दिखाया। मैं अगर एक क्षण आपका लूं, हमने 2500 रुपया में धान कहा, छत्तीसगढ़ में वो खरीद कर दिखाया 5 साल तक। पूरे हिंदुस्तान का किसान छत्तीसगढ़ गया 2500 रुपए में धान खरीदने। मोदी जी ने उस पर रोक लगाई, पर हमने उस रोक की परवाह नहीं की, सरकार के पैसे से धान खरीद कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो भूमिहीन मजदूर हैं उन तक 6000 रुपया हर साल पहुंचाकर उनके खाते में डीबीटी से ट्रांसफर करके दिखाया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 2 रुपया में गोबर का उपला खरीद कर दिखाया और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद मुफ्त में किसान को मुहैया करवाई, जिससे यूरिया और डीएपी की खपत बची। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 1,25,00,000 महिलाओं को 2000 रुपया हर महीने खाते में डाल रही है, हमारी गारंटी है। कर्नाटक में 4,40,00,000 लोगों के खाते में 10 किलो अनाज के पैसे हर महीने हम डाल रहे हैं, हमारी गारंटी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने हर महिला को फ्री बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई, शक्ति के माध्यम से, यह हमारी गारंटी है।
कर्नाटक में हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 1,21,00,000 परिवारों को यह हमारी गारंटी है जो हमने लागू की। राजस्थान में अगर 25 लाख का बीमा किया तो वो करके दिखाया चिरंजीवी योजना से। राजस्थान में अगर 69 लाख महिलाओं को हमने 550 रुपए का गैस सिलेंडर देना था तो देकर दिखाया। ये गारंटियां हैं कांग्रेस की, ना इन्हें चुनाव आयोग रोक सकता, ना नरेंद्र मोदी जी। ये लागू होकर रहेंगी क्योंकि ये भरोसे की गारंटियां हैं। सर, I'll come to you also, sir, after him. जी। ये सट्टेबाजी का धंधा भाजपा वालों को ज्यादा समझ में आता है, मुझे तो कम आता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि ये सट्टाबाजी, काला बाजारी, चोर बाजारी, ये उनसे पूछें। सवाल आपका सार्थक हो सकता है क्योंकि हमें कम से कम सट्टेबाजी, काला बाजारी, चोर बाजारी ये उनका है। एक और महाशय आए हुए हैं वहां, वो शायद किसी होटल में पत्रकार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सवाल उनसे अनिल जी, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जरूर पूछिएगा। तो हमको क्योंकि हमारा तो विश्वास जो है वो गौरव, गारंटी और गरीब पर है। उनका विश्वास सट्टाबाजी, चोर बाजारी और काला बाजारी पर। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात मशहूर है आदरणीय मित्र, शुरू से हम जो सरकार के खजाने और रिसोर्सेज हैं उनको देखकर ही वादा करते हैं। अगर ऐसा ना करते तो छत्तीसगढ़ में हम 5 साल तक कांग्रेस का वचन नहीं निभा पाते। हमने निभाया और छत्तीसगढ़ की सरकार को बेहतरीन तरीके से चलाया। कर्नाटक के अंदर आज हम लगभग 6 महीने से सत्ता में हैं, तो हमने वो सारी गारंटियां लागू करके दिखाई और हमने अपनी जो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है बजट का, उसको भी निभाया। मैं आपको वैसे एक बात जरूर बताऊंगा, जब मोदी जी 5,35,000 करोड़ बैंक के घोटालेबाजों को सरपरस्ती देते हैं या 15 लाख करोड़ बैंकों का राइट ऑफ करते हैं, तो वो इकोनॉमिक हाराकीरी है। जब हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं तो वो इकोनॉमिक विजडम है। ये सवाल बहुत आपको साधुवाद, क्योंकि जब आप आम जनमानस की जेब में पैसा डालते हैं तो वो पैसा लेकर विदेश नहीं भागता। जब आप महिला को 10,000 रुपया साल का देंगे तो वो उसकी बचत नहीं करेगी, वो उससे क्या करेगी, वो परिवार के लिए कपड़ा खरीदेगी, वो घर के लिए दूध, दाल, साबुन, घी, मसाले और इस प्रकार की चीजें खरीदेगी। जब आप 100 यूनिट बिजली का पैसा माफ कर देंगे तो उससे जो घर में पैसा बचेगा उससे बच्चे की फीस, उसके लिए और बेहतर सुविधाएं, ये सब कंज्यूमर मार्केट में वापस जाएंगी। उससे जो व्हील है कंज्यूमर गुड्स का, वो साइकिल टर्न होता है और फिर जीएसटी के माध्यम से वो पैसा सरकार के पास वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं स्परिंग द जॉब ग्रोथ एंड स्परिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नौकरी पैदा होगी, पैसा होगा तो मार्केट चलेगी, मार्केट चलेगी तो टैक्स आएगा, लोगों के पास दोबारा फिर पैसा जाएगा। ये एक साइक्लिकल चीज है। ये हमने मनरेगा में कामयाबी से 2009-10 में किया था, जब पूरा देश पूरे दुनिया में मंदी थी। तो हमने जो 72,000 करोड़ रुपया सालाना मनरेगा में डाला और किसान का कर्ज 72,000 करोड़ का माफ किया, उससे वो पैसा दोबारा मार्केट में आया और हमारी अर्थव्यवस्था बच पाई। यस सर। ऐसा है, जयराम जी की खुद की गारंटी ही एक्सपायर हो गई मोदी जी की तरह। देखिए, 2 मॉडल हैं। एक है भाजपा का मॉडल जिसमें मोदी जी की एक्सपायर्ड गारंटी है। आप कहेंगे वो क्या है?
आज मैं आपके सामने कहूंगा 15-15 लाख मोदी जी की गारंटी थी। 10 साल बीत गए सरकार को, एक आदमी के खाते में 15-15 लाख नहीं गए। ये एक्सपायर्ड गारंटी है मोदी और भाजपा की। मोदी जी की दूसरी गारंटी थी, राजस्थान तो कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। कहां हुई? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी की तीसरी एक्सपायर्ड गारंटी है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, उल्टा 6 करोड़ रोजगार छीन लिए। ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था गारंटी देकर कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का देंगे। कहां दे पाए? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी एक घर का मालिक होगा। कहां हुआ? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। उनकी एक्सपायर्ड गारंटियां हैं और कांग्रेस की लागू की हुई गारंटियां हैं जो आपके सामने है। ये अंतर है मैम। देखिए, इसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सब जानते हैं कि जहां जहां कांग्रेस शासित या विपक्षी शासित प्रदेश हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उन्हें लिखा 62,000 करोड़ रुपया हमारा रखे बैठे हैं। आप कृपया करके और कुछ मत करिए, मेरी आपसे एक राय है, आप सजग पत्रकार हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है जिसमें जीएसटी का पैसा जो राजस्थान को मिलना चाहिए, जो कर्नाटक को मिलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, उसका डेटा उपलब्ध है। आज जरूर उसकी खबर छाप दीजिए। कितना पैसा हमें मिलना चाहिए और कितना पैसा वो हमें दे नहीं रहे। 2-2, 3-3 साल तक जीएसटी का वो पैसा जो प्रांत से आता है वो भी वो पूरा नहीं देते। आप मुझे बताइए, ये जो हमारी ईआरसीपी परियोजना है, इसके लिए कितनी बार माननीय अशोक गहलोत जी और हम सब मोदी जी के दरवाजे पर दस्तखत करने गए। ये तो कांग्रेस की परियोजना नहीं, इससे तो हमारे आधे राजस्थान को पानी मिलेगा। तो पहला जवाब तो प्रधानमंत्री ये दें कि उन्होंने और उनके केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री भी हैं और जो यहां अपने आप को बड़ा बड़ा लीडर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन्होंने राजस्थान के पानी की, नहरी सिंचाई पानी की और शायद पीने का पानी भी मिलता, उस योजना को क्यों रोक के रखा? तो सौतेला व्यवहार उनके डीएनए में है। यस मैम। I will find out. I don't want to give you a wrong data. I'll have to collate it and my colleague Mr. Atul Londe will give it to you. No problems. आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो सहारा बिरला डायरी की चर्चा कर लीजिए, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। कब कब उनको कितने कितने पैसे देकर गए थे, कौन कौन देकर आया था, तो उसकी भी चर्चा हो जाए। अमित शाह जी से ये भी पूछ लीजिएगा, उनको भी कोई हिस्सा मिला था क्या उसका। तो डायरी की बात करनी है। उससे पहले अडवाणी जी की एक डायरी थी, तो उसका भी जरा चर्चा कर लें। तो सहारा बिरला डायरी से जांच शुरू करें और हमारी जांच करवाएं। हम तो कह रहे हैं कि साहब सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, पुलिस आपके पास, संसारी एजेंसियां आपके पास, और हम तो यहां 5 साल से हैं। आप क्या करते हैं? चुनाव के दिन दोतासरा जी के यहां रेड करते हैं और जो कांग्रेस के वर्करों का डेटा है वो उठाकर ले जाते हैं। उसका अचार डालोगे? 5 साल से हम तो यही हैं ना। तो अगर कुछ गलत था तो आप कर लेते जांच। अब कर लीजिए, अब भी देश के प्रधानमंत्री हो, हम कोई डरने वरने वाले नहीं। यस मैम। देखिए,
इस प्रदेश के और देश के नौजवानों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस के साथ है। राजस्थान ने जो कानून बनाया, हमने तो उसे मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में रखा कि वो कानून जो है हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब स्कैम कहां है हिंदुस्तान में? वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश में है, जहां 1 करोड़ बच्चे व्यापम के शिकार हुए और 40 बच्चे मर गए। और जहां जहां भाजपा है वहां वहां पेपर लीक है, जहां जहां कांग्रेस है वहां पेपर लीक्स करने वालों की जेल है। ये दोनों पार्टियों में अंतर है। इसलिए हरियाणा हो पड़ोस में, जहां परसों फिर पेपर लीक हो गया, और वहां इस समय 47 पेपर लीक भाजपा में हो चुके, पर मोदी जी नहीं बताएंगे। 15 लाख में मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले पटवारी का पेपर बिक गया, पर मोदी जी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे भाजपा शासित प्रदेश हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, वो केंद्रीय एजेंसीज हो, हर रोज पेपर लीक होता है और बिकता है, वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कृपया करके राजस्थान जैसा कानून बनाएं, और कोई भी जो हमारे बच्चों और युवाओं के भविष्य से खेलेगा उस व्यक्ति की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। राजस्थान सरीखा कानून पूरे देश में बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, लास्ट क्वेश्चन। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों का, दलितों और आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। जाति इस देश की वास्तविकता है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर यह बात सत्य है तो जनसंख्या के आधार पर जातिगत जनगणना करवाकर लोगों को फायदे देने में बुराई क्या है? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस ने यह जातिगत जनगणना संसद के पटल पर 2010-11 में, आदरणीय मित्र, वहां हमने ऑर्डर की थी, और 2014 मई और जून में उसकी रिपोर्ट आ गई, पर कांग्रेस की सरकार चली गई। 2014 से 2023 तक दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को दबाए बैठे हैं। क्यों? अगर जाति देश की वास्तविकता है तो क्यों इस बात का आकलन नहीं होना चाहिए कि देश में दलितों की संख्या, पिछड़ों की संख्या, आदिवासियों की संख्या क्या है? और अगर पिछड़ा वर्ग के लोगों को जातिगत जनगणना के आधार पर लाभ मिल जाए तो यह हमारा वचन है, संकल्प है, और सामाजिक वास्तविकता को दर्शाती हुई चीज है। इसलिए मोदी जी और भाजपा के लोगों को, इस देश के बैकवर्ड क्लास को, दलित को, गरीब को, महिला को, युवा को, आदिवासी को, उनका अपमान करने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा राजस्थान में, धावा बोल दिया गया है बीजेपी ने, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराई गई। यहाँ वो फेल हो गए। वो जो फेल हो गए हैं उसकी टीस जो है, उनका दुख और उनकी जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी है पड़ रहा उनके लिए कि बार बार वो जो दुख दे रहा उनको, 30 बार आ रही बाबा, आप समझ गए? 30 बार आ रही है कि मतलब गिरा क्यों नहीं पाए। इसलिए अब ये 5 पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मेरे पार्लियामेंट, पता नहीं कौन कौन, ये ढावा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं। 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर 2, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का
जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहाँ महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं लॉटरी के, वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दी। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है। पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए। वो कहाँ गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापे में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक, कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? उन छापे में हुआ क्या है? किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रुको आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है, चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो। हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर आप बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शाम तक देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बड़े नशे दबाओ, बड़े नशे दबाओ, लेकिन फांसी लगा रहे हो। ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसात्मक भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कन्हैयालाल की बात करते हैं। विज्ञापन देते हैं लोग, देखो आप हमारा विज्ञापन देखिए, अब सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें, कांग्रेस फिर से। और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सील ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने। हमने असेंबली दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते क्या हैं लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं, जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं,
मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, कि गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थासु दूर नहीं हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। सवाल ये है। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा, और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। आज जो बुलाया गया आप लोगों को, ये बुलाया गया गारंटी, 7 गारंटी हमारी जो घर घर पहुंच गई है। और मुझे कहते हो घर है तो 1 करोड़ का आंकड़ा लगभग टच कर लिया, 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। हम सब लेके खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, हम सब ले ये लगेगा, ये ठीक है, ये ठीक है, पहले इसको यही नीचे लगा, नीचे लगा, उल्टा नहीं रह गई, उल्टा तो नहीं है, सीधा सीधा लगेगा। एक मांग मैं करना चाहूंगा मादे ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर, वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया, 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी पहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। एमआरसी कैंप लगे थे तो 2 महीने में करीब 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे, और अभी 27 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। ये जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।
यहाँ ये विज्ञापन देते हैं रेप का। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रधानमंत्री खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लड़के गए, लड़की को एक तरफ ले गए, कपड़े उतार दिए उसके, क्या क्या मिसबिहेव किया होगा बच्ची के साथ में कोई नहीं जानता, उसकी चर्चा ही नहीं है। जो घटना देश में हो रही है, चाहे वो रेसलर की हो, रेसलर की घटनाओं में हिले ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। इतना महंगा आरोप लगा मेंबर पार्लियामेंट पर, परवाह नहीं करी उसकी। लड़की जो रात को 2 बजे जला दिया उस लड़की को, कौन सा क्षेत्र था, हाथरस के अंदर, वो एक मार्मिक घटना है देश की। उसके माँ बाप को मुंह नहीं देखना दिया लड़की का, लाए दिल्ली से, दाह संस्कार कर दिया। एक पत्रकार आ रहा था केरला से कवर करने के लिए, अरेस्ट कर लिया रास्ते के अंदर, 1.5 साल तक जेल में रहा वो, 10 साल तक। ये घटना हमें आपको मालूम है, बाकी क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको एक प्रेस नोट बांट देंगे आपको बाद में, खाली मैं आपको चंद बातें कहना चाहूंगा कि जिस रूप में इनके बाद ना मुद्दे हैं ना प्रचार की रूपरेखा है, रोज कैंपेन बदलते हैं, उस पर आते नहीं है। हमारी जो कैंपेन होना चाहिए स्टेट लेवल का विधानसभा चुनाव के हिसाब से, वो नहीं कर रहे हैं और खाली भड़काने वाली भाषण देके चले जाते हैं। जब हमने महंगे रात में गांधी शब्द काम लिया था तो प्रधानमंत्री ने भला बुरा कहा, वो खुद ही गांधी बन रहे हैं। जनता जानती है 10 गांधी हमने पूरी की है, इम्प्लीमेंट कर दी, इधर 7 गांधी विश्वास जनता का हमारे ऊपर है। घर घर के अंदर चर्चा है, कोई भी राजस्थान आपको नहीं कहेगा सरकार के विरोध में कोई एंटी इनकम्बेंसी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। सरकार किसी पार्टी की हो, एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर जहां पर किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। केरला के अंदर कोविड में अच्छा काम करने सरकार अगर रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में कोविड में शानदार काम किया, भीलवाड़ा मॉडल बन गया और बाकी स्कीम इतनी लाए, हम लेके आए, रोज बता रहे हैं आपको हम लोग, यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी। अवश्य सरकार रिपीट होने जा रही है। इस बार कई सीटें ऐसी जीतेंगे जो आज तक कभी नहीं जीते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको लोग देख के उत्साहित हैं राजस्थान के अंदर, और बीजेपी घोषणा पत्र देख के निराश हुए हैं। मैंने कहा था होमवर्क पूरा नहीं किया, हमारी स्कीमों को ही ग्राफ आगे लिख दिया। इनको बहुत सारी बातों से दिक्कत है। चिरंजीवी से दिक्कत इनको है, अन्नपूर्णा राशन किट से दिक्कत है, फिर बिजली से दिक्कत है इनको, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से दिक्कत है, नए जिले बना दिए उससे इनको दिक्कत है, ओपीएस से दिक्कत है। रात में बदनामी भी हो रही है इनके विज्ञापनों से, इतना मैं कह सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पार्टी को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजेश पार्टी की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं
उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं, जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौक में, घरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों पे हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन तो ऐसे पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाई से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया 1%, फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156 98 में आए थे हमारे मिशन 156, वही मैं लेके चल रहा हूं इस बार भी। अब हम कहां तक जाते हैं वो तो समय बताएगा, पर जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, काम हमने जो किए हैं, परफॉर्मेंस हमने दी है, गारंटी हमने दी है, इंप्लीमेंट किया बजट हमने मोर देन 90%, 96% हमारा मैनिफेस्टो हमने इंप्लीमेंट किया। तो मुझे यकीन है इस बार जनता जो है, और रिपीट नहीं करने के क्या नुकसान होते हैं वो मैं बता चुका हूं कई बार। मेट्रो का, रिफाइनरी का, कई योजना बंद कर दिया, हमारी लंबी लिस्ट है वो। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बार एक बार केरल की तरह, वहां 70 साल में बार बार, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनती गई है, इस बार रिपीट हो सकती है। तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य होगी, जनता का मूड बना दे। धन्यवाद। अब 3 के बाद ही क्वेश्चन देना यार, पूछना कर रहे हैं। देखिए वो तो अपनी बात कहेंगे। मेरा मानना है, मैं बोल रहा हूं, गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे पूरा यकीन है गुर्जर समाज भी समझदार है। अगर 72 गुर्जर मारे गए थे, फिर भी आरक्षण नहीं मिला और हमने लाठीचार्ज भी नहीं किया और आरक्षण दे दिया उनको। सैकड़ों बच्चे उनके नौकरी में जा रहे हैं, जिनके घरों में नौकरी लग रही है, उनको जाके पूछिए कि क्या स्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या अप्रोच है। भड़काना अलग बात है। देखिए, भड़काना मुझे मालूम भड़का रहे हैं, कई कारणों से भड़काने के, पर जब लाठीचार्ज नहीं किया हमने, एक आज आप बताइए, बहुत गुजर किससे कहते हैं भाई? और हमारे वक्त में लाठीचार्ज नहीं हुआ, 5 एक्शन हमने दिया उनको। कोर्ट में लूट हो गई तो वापस हमने आरक्षण दे दिया उनको, अब केस चल रहा अभी तक भी। तो हम तो उनके पैरोकार बने हुए हैं। अब फिर भी कोई भड़कावे उनको तो अलग बात है। मैं आपको ही तो समझा रहा था कि अगर एक कोरोना के मैनेजमेंट से केरल गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, तो हमने तो कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी, कोरोना का शानदार मैनेजमेंट था, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, कोई भूखा नहीं सोएगा मैंने कहा, करके दिखा दिया, अच्छा इलाज किया, कोई ऑक्सीजन से मरा नहीं राजस्थान के अंदर, शानदार काम हुआ।
उसके बाद में जो हमने कानून पास किए हैं, अगर आप पढ़ेंगे उनको देखेंगे, जो हमने स्कीम लेके आए हम लोग, आज राजस्थान आज़ादी के बाद में पहली बार देश के राज्यों में चर्चा में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? अन्य राज्य सरकारें यहाँ अधिकारियों को भेजती है पूछने के लिए आपने ओपीएस लागू कैसे किया, आपकी चीनी योजना के बैकग्राउंड में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं 6-7 राज्यों के लोग तो आ चुके हैं। तो हमारी स्कीमें भी शानदार है, हमारी परफॉर्मेंस भी शानदार है 5 साल की। और मैं समझता हूँ उनको तकलीफ एक ही है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के बावजूद भी सरकार नहीं गिरा पाए। वो तकलीफ उनको दुख दे रही है, इसलिए आग लगी हुई इनके दिलों के अंदर। वो आग बार बार जो उछलती है और वो धवा बोलते हैं, राजस्थान पे बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम को तो तंग कर रखा है पिछले 8 महीने से। वहाँ तो ईडी वाले मकान किराए पे ले रहने लग गए वहाँ तो। मैं लास्ट में कहना चाहूँगा आपको, फिर रिपीट करूँगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों एजेंसी प्रीमियर एजेंसी है देश की। इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस पकड़ने के लिए है एजेंसियां, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स है। उसकी बजाय ये जो है आज विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बैठे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कारण से। क्या नए यहाँ पे हिंदुस्तान में ही नहीं है इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले? उनकी तरफ नहीं, सरकार गिराने में काम आ रही है ये एजेंसी, सरकार को बनाने में काम आ रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा नहीं पाए। राजस्थान वासियों का आशीर्वाद था, हाईकमांड का पूरा सहयोग मुझे मिला, इस कारण से सरकार गिरी नहीं हमारे यहाँ पर। और एमएलए ने साथ दिया। अब एमएलए को सबको घोषित कर दिया करप्ट। आप बताइए, अगर वो करप्ट होते, हाँ ठीक है, मैं किसी गारंटी ले नहीं सकता, पर अगर वो करप्ट होते सब लोग, 40 दिन होटलों में बैठे रहे, 10 करोड़ की पहली किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी उनकी, पहली किस्त 10 करोड़ की थी। कोई गया बाहर? अगर बाहर चले जाते तो सरकार गिर जाती हमारी।